हेलो दोस्तों, तो हम लोग इसके पीछे प्रकाश संश्लेषण तक देख लिए थे। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और 10th का बायोलॉजी पूरा चैप्टर कराया जाएगा, और 12th का भी बायोलॉजी पूरा चैप्टर इसी चैनल पर कराया जाएगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा एक क्लास 1 हो गया था, ये दो दूसरा स्टार्ट है। चलिए, लवक। चलिए आज हम लोग यहाँ से लवक पढ़ेंगे। क्या लवक? लवक लवक क्या है? तो यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप यानी पेड़ पौधा। पिछला क्लास में हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिए थे, प्रकाश संश्लेषण तक। चलिए आगे पढ़ते हैं। लवक। लवक क्या है? यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। लवक यानी हम लोग जैसे मानव हो गए, जीव जंतुओं में लवक नहीं पाया जाता। लवक सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे यानी पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। देखिए लवक, यह 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। क्या? लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। क्या? 3 प्रकार के। पहला आवर्णिक लवक या ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, तीसरा हरित लवक या क्रोलोप्लास्ट। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आवर्णिक लवक, दूसरा वर्णिक लवक और तीसरा हरित लवक। क्या? हरित लवक। तो लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। आवर्णिक लवक, वर्णिक लवक और हरित लवक। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आवर्णिक लवक, दूसरा वर्णिक लवक और तीसरा हरित लवक। पहला आपको हो जाएगा आवर्णिक लवक, दूसरा वर्णिक लवक और तीसरा हरित लवक। तो लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला अवर्णिक लवक, दूसरा वर्णिक लवक और तीसरा हरित लवक। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला अवर्णिक लवक। अवर्णिक लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। क्या? ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णिक लवक। गुल लिंकोप्लास्ट जड़ में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे जड़ में पाए जाते हैं लिंकोप्लास्ट। आवर्णिक लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जड़ में पाए जाते हैं, जो खाना को जमा कर के रखता है। आवर्णिक लवक का काम क्या है? तो जमा यानी स्टोर, भोजन को स्टोर करने का काम आवर्णिक लवक को है। तो ल्यूकोप्लास्ट जड़ पाए जाते हैं जो खाना को जमा यानी स्टोर करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो आवर्णिक लावा का काम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट जड़ में पाए जाते हैं जो खाना को जमा यानी स्टोर करके रखते हैं। चलिए अगला, दूसरा अवर्णिक लवक, वर्णिक लवक। दूसरा क्या हो गया? वर्णिक लवक। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को रंग प्रदान करता है। वर्णिक लावा का क्या काम है? फूलों और बीजों को, जैसे देखिए आपको ये रेड हो गया, ये उजला हो गया, ये हरा हो गया। तो इसका ये रंग किस कौन प्रदान करता है? तो वर्णिक लावा यानी क्रोमोप्लास्ट। रंग कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट क्या रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? रंग को प्रदान करना। जैसे क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को रंग प्रदान करता है। क्या रंग प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को क्या रंग प्रदान करता है। तीसरा हरित लवक। तीसरा क्या है? हरित लवक। तो क्रोलोप्लास्ट और क्रोलोफिल
क्लोरोफिल में पाया जाता है जो पत्तियों में रहता है। क्या पत्तियों में रहता है? यह भोजन का निर्माण करता है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। पिछला क्लास में बताए थे क्लोरोफिल में क्या मैग्नीशियम पाया जाता है। ये पत्ती है, इसमें ही क्लोरोफिल क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम पाया जाता है। तो हरित लवक क्रो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो पत्तियों में रहता है या भोजन को निर्माण करने, यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ही पत्ती का ही काम होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है पत्तियों से ही, तो वही भोजन बनाने का काम क्लोरोफिल का है। चलिए अगला, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। अब हम लोग देखते हैं उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या? मेटाबॉलिज्म उपापचय। तो सजीवों के शरीर में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाता है। सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं क्या? उपापचय कहलाता है। जैसे अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होना। क्या? अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होना। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होना, यह उपापचय में आता है। उपापचय की क्रिया सजीवों के शरीर में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाता है। क्या? सजीवों के शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं उपापचय कहलाता है। तो उपापचय किसे कहते हैं? तो सजीवों के शरीर में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाता है। क्या? उपापचय। जैसे अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होना। देखिए हम लोग अमीनो अम्ल और प्रोटीन देखते हैं। अमीनो अम्ल अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण, यह शरीर में संरचनात्मक प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है। यह शरीर में संरचनात्मक प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है। अमीनो अम्ल का क्या काम है? तो यह शरीर में संरचनात्मक प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है। ग्लाइकोज से ग्लाइकोजन, तो यह अतिरिक्त ऊर्जा को शरीर में जमा यानी स्टोर करने का काम करता है। तो यह अतिरिक्त ऊर्जा को शरीर में जमा यानी स्टोर करने की प्रक्रिया है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोजन का निर्माण, ग्लाइकोजन का निर्माण, यह अतिरिक्त ऊर्जा को शरीर में स्टोर करने का काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। उपापचय उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में दो प्रकार के होते हैं, एगो उपचयन एक अपचय। तो मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं। उपापचय दो प्रकार के होते हैं। क्या? दो प्रकार के होते हैं। तो उपापचय कितने प्रकार के होते हैं? तो यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अपचयन, पहला उपचयन एनाबोलिज्म, और दूसरा अपचयन कैटेबोलिज्म। पहला उपचयन एनाबोलिज्म और दूसरा अपचयन कैटेबोलिज्म। तो उपचयन एनाबोलिज्म देखिए, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण। जैसे इसमें ऊर्जा खर्च होता है। क्या ऊर्जा खर्च होती है? और अपचयन जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना।
जटिल अणुओं को सरल अणुओं में टूटना, जैसे श्वसन में ग्लूकोज का टूटना। क्या? श्वसन में ग्लूकोज का टूटना, इससे ऊर्जा मुक्त होती है। तो एनाबोलिज में सरल अणुओं को जटिल अणुओं का निर्माण, जैसे इसमें ऊर्जा का खर्च होती है। और अपचयन में जटिल अणुओं को सरल अणुओं में टूटना, जैसे श्वसन में ग्लूकोज का टूटना, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए आगे चलते हैं। अमीबा। क्या? हम लोग अब अमीबा देखते हैं। हम लोग मेटाबॉलिज में देख लिए। क्या? हम लोग हरित लवक देख लिए। लवक या सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या? या सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक तीन प्रकार के होते हैं। आवर्णिक लवक, आवर्णिक लवक, वर्णिक लवक और हरित लवक। पहला आवर्णिक लवक ल्यूकोप्लास्ट जड़ में पाया जाता है, जो खाना को जमा यानी स्टोर करने का काम करता है। आवर्णिक लवक। अवर्णिक लवक क्या? रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को यह रंग प्रदान करता है। क्या? रंग प्रदान करता है। तीसरा हरित लवक, क्या? क्लोरोप्लास्ट। यह क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल पाया जाता है, जो पत्तियों में रहता है या भोजन का निर्माण करता है। क्या? भोजन का निर्माण में हरित लवक का हरित लवक से ही भोजन का निर्माण होता है। तो यह भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक या भोजन का निर्माण करता है। तो हरित लवक क्या काम है? तो यह भोजन का निर्माण करता है। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए हम लोग मेटाबॉलिज्म में देखें। मेटाबॉलिज्म में सजीवों के शरीर में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे अमीनो अम्ल को प्रोटीन का निर्माण होना, ग्लाइकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होना इत्यादि। हम लोग अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण शरीर में संरचनात्मक प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में का निर्माण या अतिरिक्त ऊर्जा को शरीर में जमा नहीं स्टोर करने की प्रक्रिया है। चलिए अब उपापचय देखें हम लोग। मेटाबॉलिज्म के दो प्रकार के होते हैं। क्या? मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं, उपचयक और एक अपचयक। उपचयक में सरल अणुओं को जटिल अणुओं का निर्माण, उससे ऊपर इसमें ऊर्जा खर्च होती है। उपचयन में एनाबोलिज्म में या इसमें ऊर्जा क्या? ऊर्जा खर्च होती है। अपचयन में इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। एनाबोलिज्म में ऊर्जा खर्च होती है और अपचयन में ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए हम लोग आगे देखें। अब हम लोग यहाँ से अमीबा को देखते हैं। क्या? अमीबा। तो अमीबा एक सूक्ष्म एक कोशिकीय सिंगल सेल जीव है। क्या? अमीबा एक सूक्ष्म एक कोशिकीय सिंगल सेल है, जो जीव है जो आमतौर पर तालाब और नदियों में मीठे पानी में पाए जाते हैं। क्या? मीठे इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। क्या? अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है और यह लगातार अपने आकार बदलते रहता है और यह अपनी सतह पर उंगली जैसी संरचनाओं चिन्हे छप छंदपाद यानी पेस्यूडोपोडिया कहते हैं का उपयोग करके गति करता है और वह भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा एक सूक्ष्म कोशिकीय सिंगल सेल जीव है, जो एक आमतौर पर तालाब और नदियों के मीठे पानी जल में पाया जाता है और यह लगातार अपने आकार बदलते रहता है और इसका अमीबा का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है। अपनी सतह पर उंगली जैसी संरचना, देखिए ये उंगली जैसी संरचना यहाँ पर दिख रहा होगा। ये उंगली जैसी संरचना, उंगली जैसी संरचनाएं जिन्हें छंदपाद कहते हैं का उपयोग करके गति करता है और वह भोजन ग्रहण
करता है। देखिए न्यूक्लियस यानी केंद्रक हो गया। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, बाहर का ये सेल मेम्ब्रेन। ये फूड वेहिकल साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे साइटोप्लाज्म पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अमीबा में पोषण, अमीबा पोषण यानी भोजन कैसे ग्रहण करता है, चलिए हम लोग देखते हैं। अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी है। अमीबा क्या है? सरल प्राणी समपोषी है। अमीबा क्या है? सरल प्राणी समपोषी है। तो आपको पिछला क्लास में पोषण पढ़ाए हैं, एक परपोषी होता है, एक स्वपोषी होता है। तो ये अमीबा परपोषी में आते हैं। यह मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कुटपादों के बदलने और बिगड़ने के कारण बदलते रहता है। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि हैं। तो अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि हैं। चलिए आगे देखते हैं। अमीबा में पोषण के अंतर्गत पाचन व बहिष्करण प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। तो अमीबा में पोषण के अंतर्गत पाचन हो गया, आपको बहिष्करण या उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में भोजन के अंतर्गत के लिए मुख जैसे कोई निश्चित स्थान नहीं होता, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसे कोई निश्चित आकार नहीं है, इसका कोई भी एक निश्चित आकार नहीं है। इसका भोजन कहीं से भी, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। इसका कोई निश्चित आकार स्थान नहीं है, बल्कि यह शरीर के सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। क्या? किसी भी स्थान से ये कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से ये कहीं से भी कर सकता है। अमीबा जब भोजन के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपाथ का निर्माण करता है। कुटपाथ तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। अमीबा जब भोजन के पास पहुंचता है तो ये कुटपाथ यानी चारों ओर से घेर लेता है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर धीरे धीरे कुटपाथ के सिरे तथा फिर पक्ष में आपस से जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन रसधानी का निर्माण होता है। क्या? भोजन रसधानी का निर्माण होता है, जिससे वह भोजन के साथ साथ जल भी होता है, जिसमें भोजन के साथ साथ जल भी होता है। देखिए वाटर वेहिकल, ये वाटर वेहिकल। भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। अपचे भोजन निकालने के लिए शरीर के किसी भी भाग से अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। तो अमीबा में भोजन जब वह अपचा मतलब नहीं पचता है तो वह किसी भी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे वह अपचा भोजन बाहर निकाल सके। भोजन का पाचन भोजन रसधानियों में ही एंजाइम के द्वारा होता है। तो भोजन का पाचन रसधानी में क्या? एंजाइम के द्वारा होता है। अपचे भोजन निर्माण के लिए शरीर के किसी भी भाग में अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है। अमीबा में कहीं पर भी छिद्र हो जाता है। इसको देखिए, यहाँ पर छिद्र हो गया, यहाँ पर छिद्र, कहीं पर भी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। अब चलिए यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे? मनुष्य का पाचन तंत्र। तो पहले एक बार आओ अमीबा देख लेते हैं। तो अमीबा एक सूक्ष्म एक कोशिकीय सिंगल सेल जीव है जो आमतौर पर तालाब और नदियों के मीठे पानी में पाया जाता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, यह लगातार अपना आकार बदलते रहता है और यह अपनी सतह पर उंगली जैसी संरचना, जिसे छंदपाद कहते हैं, का उपयोग करके गति और भोजन के ग्रहण करता है। अमीबा पोषण। अमीबा एक प्रकार का सरल प्राणी संपोषण जीव है। क्या? अमीबा एक प्रकार का एक सरल प्राणी समपोषी जीव
है। इसका हाईलाइट कर लीजिएगा। अमीबा एक प्रकार का सरल प्राणी संपोषी जीव है या मृदु जलीय एकोष्कीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार उत्पादों के बनाने और बिगड़ने के कारण बदलते रहता है। अमीबा का भोजन शैवाल, छोटे छोटे टुकड़े में बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे छोटे एकोष्कीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि से वह करता है। अमीबा में पोषण के अंतर्गत पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में भोजन के अंतर्गत के लिए मुख जैसे कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, बल्कि वह शरीर के किसी भी सतह से किसी भी स्थान से वह भोजन कर सकता है। अमीबा जब भोजन के बिल्कुल समीप होता है तब वह अमीबा भोजन के चारों तरफ कुटपादों का निर्माण करता है और कुटपाद तेजी से बढ़ाता है और भोजन को पूरी तरह घेर लेता है। वह धीरे धीरे कुटपादों के सिरे से फिर कच्छ में आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह भोजन का राजधानियों का निर्माण हो जाता है, जिसे भोजन के साथ साथ जल भी होता है। भोजन के साथ साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन भोजन राजधानियों में एंजाइम द्वारा होता है और अपचे भोजन का निर्माण के लिए शरीर के किसी भी भाग में अस्थायी छिद्र नहीं होता हुआ जिससे अपच भोजन बाहर निकल सके। चलिए हम लोग यहाँ से पाचन तंत्र देखने वाले। मनुष्य का पाचन तंत्र है क्या? मनुष्य का पाचन तंत्र है। तो ये आपका मुख गुहा हो गया, ये आपका मुख गुहा हो गया, ये आपका ग्रासनी हो गया, ये आपका ग्रासनी हो गया, ग्रासनीली, ये आपका यकृत हो गया, ये अमावस्या हो गया, यकृत इधर है, ये आपका यकृत हो गया, ये आपका अमावस्या अमाशय हो गया, ये छोटा सा दिख रहा है, एगो पित्त है, पित्ताशय है, अपेंडिक्स, ये लटका हुआ ये अपेंडिक्स है। क्या? अपेंडिक्स। ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत, और ये मलाशय, इससे बाहर आ जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करता है उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र वैसे अंग जो भोजन को सामूहिक रूप से पचाने का काम करते हैं उसे पाचन तंत्र कहते हैं। क्या? पाचन तंत्र कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आहार नल, ये आपका आहार नल, पूरी प्रक्रिया को आहार नल कहते हैं। क्या? आहार नल। तो मनुष्य का आहार नल एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली रहती है। ये आहार नल यहाँ से स्टार्ट होता है और मुख गुहा से होते हुए ये छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए यहाँ तक आपको फैली हुई है 8 से 10 मीटर। मुख गुहा देखते हैं, ये मुख गुहा हो गया। क्या? मुख गुहा। तो मुख गुहा आहार नल का पहला भाग है। क्या? मुख गुहा आहार नल का पहला भाग है। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है, मुंह से ही। तो पाचन का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? तो ये मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिससे एक जीव होता है, 3 जोड़ा लार ग्रंथियां पाई जाती है तथा 32 दांत पाए जाते हैं। मुंह गुहा को बंद करने के लिए 2 मंसल होठ होते हैं। ये आपको होठ दिख रहा होगा, ऊपर नीचे होते हैं, 2 मंसल होठ होते हैं। वो बंद करने के लिए जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे अंकुरित होते हैं जो स्वाद में कलियां कहते हैं। यह भोजन के विभिन्न स्वाद, मीठा, खट्टा, कड़वा इत्यादि अनुभव कराता है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है जिससे प्रतिदिन 1.5 लीटर निकलता है। तो हमारे मुख से प्रतिदिन 1.5 लीटर लार ग्रंथियां निकलती है। क्या? 1.5 लीटर। तो लार मुख्य रूप से लाइसोजाइम, एमिलेस या एमाइलेज और टाइलिन
टाइलिक नामक एंजाइम पाए जाते हैं, सबसे अधिक मात्रा में टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। तो हमारे मुंह गुहा में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला आपको लाइसोजाइम हो गया, दूसरा एमाइलेज हो गया, दूसरा टाइलिन हो गया, और एम एमाइलेज हो गया। पहला आपको लाइसोजाइम हो गया, दूसरा एमाइलेज हो गया, तीसरा टाइलिन हो गया। तो हमारे लार ग्रंथिया में 3 प्रमुख एंजाइम पाया जाता है, पहला लाइसोजाइम और दूसरा एमाइलेज, तीसरा टाइलिन। हमारे लार ग्रंथिया में सबसे ज़्यादा टाइलिन एंजाइम पाई जाती है। क्या टाइलिन एंजाइम सबसे ज़्यादा हमारे लार ग्रंथि में पाई जाती है। मुंह गुहा में लार का कार्य क्या है? तो जो एंजाइम बनता है मुंह गुहा में लार का, इसका काम है या मुंह गुहा को साफ रखता है, भोजन को चिपचिपा या लसलसा, आप जब खाते होंगे तो उसको गिल्ला या एकदम लसलसा कर देता है, एकदम उसे चिपचिपा या लसलसा बना देता है, और यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मार देता है, और यह स्टार्च को शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। तो मुंह गुहा में एंजाइम का काम क्या है? तो यह मुंह गुहा को साफ रखता है, भोजन को चिपचिपा और लसलसा बनाता है, और वह कीटाणुओं को नष्ट करता है, और यह स्टार्च को शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। तो मुंह गुहा में लार्ज का काम क्या है? यह मुंह गुहा को साफ रखता है, या भोजन को चिपचिपा और लसलसा बना देता है, या भोजन की उपस्थिति में कीटाणुओं को मार देता है, या स्टार्च को शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं ग्रासनी या ग्रास नली। भोजन के अमाशय तक पहुंचाने वाली नली को ग्रास नली कहते हैं। अमाशय या भोजन को रासायनिक पाचन होता है, यह अमाशय या भोजन का रासायनिक पाचन होता है। यकृत में या पीत रस बनाता है। यकृत क्या पीत रस बनाता है? पित्ताशय या पीत रस को जमा करता है। पित्ताशय में ही पीत रस जमा होता है, अग्नाशय। यहाँ पाचन एंजाइम पाया जाता है। अग्नाशय में क्या पाचन एंजाइम पाया? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। यह अधिकांश पाचन और पोषण तत्व का अवशोषण होता है। तो छोटी आंत में ही अधिकांश पाचन और पोषण होता है, और बचा हुआ भाग बड़ी आंत यानी लार्जर इंटेस्टाइन में यह पानी का भी अवशोषण करता है, और यह बाहर अवशिष्ट को बाहर निकालता है। तो पानी का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, पानी का ऑब्जर्व कौन करता है? तो बड़ी बात हो जाएगा। पानी का अवशोषण सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो बड़ी आंत। पानी का अवशोषण सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो ये बड़ी आंत में होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका मुंह गुहा हो गया, ये ग्रासनी हो गया, ये ग्रास नली हो गया, ये आपका यकृत हो गया, ये आपका अमाशय हो गया, ये आपका ये छोटी आंत हो गया, ये दिख रहा है जो छोटी आंत है, ये आपका बड़ी आंत है, ये आपको अपेंडिक्स है, और यहाँ से मलाशय बाहर निकलाता है, गुद्दा से मलाशय बाहर आ जाता है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में यहाँ के बाद आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए धन्यवाद।